नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। आज हम दोस्तों करेंगे जीके का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 49। जी हाँ, हम 50 के बिल्कुल नजदीक है। 50 टेस्ट हमारे कल पूरे हो जाएंगे। अर्धशतक कल हमारा लग चुका होगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु परिवार में। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 49। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है। सभी दोस्त जल्दी से अपना अपना सही जवाब देना शुरू करिए। वक्त हो चुका है रात के 8:30 और मैं हूं रेनबो गुरु, आपके लिए हाजिर रात 8:30 बजे डेली हो जाता हूं। पहला सवाल कहता है वर्तमान में भारत की रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है। यानी सवाल कहना चाहता है, देखो रामसर साइटें क्या होती हैं। ये जो रामसर साइटें होती हैं, ये रामसर नाम की एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर, वेटलैंड को लेकर। आर्द्र भूमियों से संबंधित है रामसर साइट। तो बताना है वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है। 35, 36, 37, 38। बड़ा ही प्यारा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सभी विद्यार्थी अपना अपना सही उत्तर दीजिए। रामसर साइटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो सी ऑप्शन 37 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 37 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसी सवाल से संबंधित एक और सवाल मैं लेकर आया हूं। भारत में संपूर्ण भूमि के कुल कितने प्रतिशत हिस्से पर आर्द्र भूमि फैली हुई है, वेटलैंड्स, बताइए कितने प्रतिशत हिस्से पर, कितने प्रतिशत हिस्से पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। 5.5%, 4.5%, 4.7% या 5.2%। भारत में कुल कितने प्रतिशत हिस्से पर वेटलैंड है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, 4.7%। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। यमुना और बेतवा का संगम कहाँ होता है। हमीरपुर, आलमपुर, इलाहाबाद, कानपुर। बताइए यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। जल्दी से अपना अपना सही जवाब कमेंट करिएगा। सुपर फास्ट टेस्ट होता है ये जीके का ऑल इंडिया, जो आज 49वां है। 48 टेस्ट पूरे हो चुके हैं हमारे, आज 49वां टेस्ट है। कल 50वां टेस्ट आपका हो जाएगा, अर्धशतक कल लग जाएगा। तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम हमीरपुर में होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसने ए बताया बिल्कुल सही है, हमीरपुर। आइए सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। यानी कौन सी इनमें से बीमारी आनुवांशिक नहीं है, हेरेडिटी नहीं है। यानी जो वंश दर वंश चलती रहती है, कौन सी नहीं है। वर्णांधता, अरंजकता, अति रक्त रिसाव रोग या मिक्सोडेमा। कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। वर्णांधता, अरंजकता, अति रक्त रिसाव रोग या मिक्सोडोमा। तो ध्यान से सुनिएगा, मिक्सोडोमा इस सवाल का सही जवाब है। यानी कि मिक्सोडोमा किसी भी प्रकार का आनुवांशिक विकार नहीं है। दरअसल मिक्सोडोमा थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। मिक्सोडोमा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1962, 63, 64 या 65। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जरूर जरूर टाइप करें और लाइक कर दीजिए। जो जो विद्यार्थी हमारे टेस्ट के साथ जुड़ चुका है, सभी परीक्षाएं काफी नजदीक है। दिल्ली पुलिस की, रेलवेज की और यूपी सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती बिल्कुल निकलने वाली है। सभी विद्यार्थी अपनी जीके स्ट्रोंग करिए। डेली रात 8:30 बजे हमारे चैनल रेनबो गुरु पर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ।
सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति, महिला और बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या किशोर न्याय? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए, बाल अधिकारों की हिफाजत के लिए 2007 में क्या बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी विद्यार्थी सही जवाब दीजिए। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था 2007 में। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कौन सा पर्यावरणविद है जो पद्म विभूषण से सम्मानित है? मेधा पाटकर, अरुणधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट? अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। बताइए, किसको पद्म विभूषण मिल चुका है? जो जो विद्यार्थी लाइव क्लास के साथ जुड़ चुका है, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को रेनबो गुरु का नमस्कार। तो मैं बता देता हूं, सुंदरलाल बहुगुणा इस सवाल का सही जवाब होगा। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 8, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? बताइए, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारत सरकार अधिनियम, निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फिर संविधान सभा? सही जवाब अपना दीजिए। बताइएगा। तो बिल्कुल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए बताइए, 17, 29, 84 या 47? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। सभी लोग एक्टिव रहिए। अनुसूचित जनजाति की बात अगर करी जाए तो 47 सीटें लोकसभा में इनकी आरक्षित हैं। तो डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जिन्होंने महाभारत का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया है? वल्लभाचार्य, किसारी मोहन गांगुली, सरस्वती अम्मा या राम अवतार शर्मा? महाभारत को अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया है? जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। डेली रात 8:30 बजे ये टेस्ट होता है। सभी विद्यार्थी आ जाइए और डेली अपने को चेक करिए। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद याद रखिएगा, किसारी मोहन गांगुली ने किया था। याद रखना बच्चे, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 11, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कौन सबसे पहले नियुक्त हुए? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा? जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बताइए, कौन थे पहले भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चयनित हुए, नियुक्त हुए? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 12, शब्द भेदिया लेन देन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग, भेदिया लेन देन किससे संबंधित है? हवाला खर्च, कर निर्धारण, शेयर बाजार या फिर सार्वजनिक खर्च। भेदिया लेन देन शब्द का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी सही उत्तर अपना कमेंट करिए सभी बच्चे। सवाल नंबर 12 पर हम आ चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों, शब्द जो है भेदिया लेन देन, ये जो भेदिया लेन देन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसका संबंध शेयर बाजार से होता है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 13। हमने सवाल नंबर 9 में बात की थी अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो उसका आंसर था 47। अभी मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जाति की यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एससी की बात अगर करें तो लोकसभा में इनकी कितनी सीटें हैं? 47, 34, 84 या 55? जल्दी बताइएगा। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के होते हैं, बिल्कुल आप इनको डेली पढ़िए, बहुत सहायता आपको मिलेगी, स्ट्रोंग होगी आपकी जीके। तो अनुसूचित जातियों में जातियों की अगर बात करें तो लोकसभा में इनकी 84 सीटें हैं, याद रखिएगा। जनजाति की बात करें तो 47 और बच्चे अनुसूचित जाति की बात करें तो 84। ओके, आइए सवाल नंबर 14 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? बताइए कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? अनुच्छेद 3, 7, 9 या फिर 79, 79? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अच्छी क्लास लगे तो जरूर शेयर करिएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो याद रखिएगा, संघ के लिए एक संसद होगी आर्टिकल 79 के अनुसार, यानी कि डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है? भूमि और भवन पर कर, रोजगार और बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। बताइए कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं सभी विद्यार्थी इसको टॉपिक को तैयार करिए। रोजगार और बेरोजगारी आपकी समवर्ती सूची में आती है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों के दोनों समवर्ती सूची का ही विषय है, जबकि डी ऑप्शन आपका श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद ये संघ सूची का विषय है। अगर बात करें ए ऑप्शन की, भूमि और भवन पर टैक्स यानी जो हाउस टैक्स होता है और जो लैंड टैक्स होता है, भूमि पर जो टैक्स लगता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस सवाल का तो सही जवाब ए हो जाएगा, भूमि और भवन पर कर। ठीक है बच्चा, बाकी तीनों भी याद रखना, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि डी ऑप्शन संघ सूची का एक विषय है। सवाल नंबर 16, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी जहाज कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? बताइएगा। जापानी जहाज 1914 में जा रहा था, नाम था कामागाटा मारू,
ये जलवाष्प से चलने वाला जहाज था जो हांगकांग से कहाँ जा रहा था, और जहां पर जा रहा था उस देश की सरकार ने उसके प्रवेश के लिए वहां पर मना कर दिया था। बताइए। तो बिल्कुल कनाडा इस सवाल का सही जवाब होगा। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। कनाडा जा रहा था हांगकांग से। ठीक है बच्चा, सवाल नंबर 17। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? 6, 4, 3 या 5? राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? सही सही अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। कितने साल में वित्त आयोग का गठन होता है? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है, यानी कि डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। भारतीय अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी, किसकी बात हो रही है? सीआईडी की। सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा। सीआईडी का जनक किसे माना जाता है बच्चा? भारतीय अपराध जांच विभाग। डीपी कोहली, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, करमचंद जैन या खान बहादुर कुर्बान अली खान, सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट ही लेकर आता हूं। तो बच्चे राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, जो सवाल नंबर 18 है, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। आइए सवाल नंबर 19 की ओर। गैस्ट्रोक गैस्ट्रोकनीमियस मांसपेशी, इसका नाम ध्यान से पढ़िएगा। गैस्ट्रोकनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है या स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 19, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक लाइक ना किया हो कृपया करके लाइक क्लास को जरूर करिएगा। गैस्ट्रोकनीमियस मांसपेशी की बात हो रही है, इसका नाम अजीब सही है। गैस्ट्रोकनीमियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? उंगलियों में, गर्दन में, जीभ में या निचली टांग में, यानी पैर का जो निचला हिस्सा होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, गैस्ट्रोकनीमियस मांसपेशी निचली टांग में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब इस बार सही हो जाता है। याद रखना ये मांसपेशी निचली टांग के पिछले भाग में पाई जाती है। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बीजू पटनायक, एम जी रामचंद्रन, देवीलाल या फिर जयप्रकाश नारायण? सही जवाब अपना जल्दी बताइए। आसान सवाल है, आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाता है बच्चे, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी कि डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 21 की ओर। 21वां सवाल क्या कहता है देखिए। मानव अधिकार की, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, उलझाने वाला सवाल है। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? बताइए जल्दी से। मानव अधिकारों की बात अगर की जाए तो याद रखिएगा
मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में मानव अधिकार के सिद्धांत अनुच्छेद 12 से 51, 36 से 51 ए, 5 से 35 या 12 से 51 ए? बताइए जल्दी से, कहां से कहां तक है ये? तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है, देखो इसका क्या मतलब है। मानव के अधिकारों की बात की गई है, एक तो नीति निर्देशक तत्वों में और एक मौलिक अधिकारों में, यानी कि 12 से लेकर 35 तक और 36 से लेकर 51 ए। याद रखिएगा, सभी विद्यार्थी याद रखना, कोई भी बच्चा इस सवाल को ढंग से पढ़िए और कोई भी गलत जवाब नहीं देगा अगर पेपर में आ जाता है तो। 12 से लेकर 51 ए तक याद रखना, ठीक है बच्चा। 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है, 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व है और 51 क में मौलिक कर्तव्य है। ये मानव अधिकारों के लिए है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। जिंक का कौन सा एक अयस्क है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? देखता हूं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। इनमें से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? स्फटिक, चोकोसाइट, बोरनाइट या स्फेलेराइट? 22वां सवाल, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, स्फेलेराइट। ठीक है बच्चे, जिंक यानी जेडन जिंक का एक अयस्क है, कौन सा है? स्फेलेराइट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 23। डाकघर बचत बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए। डाकघर, डाक खाने की अगर बात की जाए, डाकघर बचत बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? बताइए। डाकघर बचत बैंक की अगर बात की जाए तो ये किस सूची का विषय है? राज्य, संघ, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, डाकघर बचत बैंक जो होते हैं वो बच्चे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है। सभी याद रखिएगा, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। आइए सवाल नंबर 24। जादूगोड़ा की खाने किस चीज के लिए फेमस है? जादूगोड़ा की खाने किस चीज के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए या फिर माइका के भंडारों के लिए? सभी विद्यार्थी सही जवाब दीजिए। जादूगोड़ा की खाने किस चीज के लिए फेमस है? बताइए। क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया करो। बिल्कुल फ्री देता हूं पीडीएफ आप सभी विद्यार्थियों को। सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और सारे सवालों के आंसर अपनी एक कॉपी बना लो। हर पीडीएफ का हर पीडीएफ का सॉल्यूशन कॉपी में होना चाहिए, रिवीजन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो याद रखिएगा, जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडारों के लिए फेमस है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। सवाल नंबर 25 कहता है, हीरे की खाने पाई जाती है भारत में, कहां पर पाई जाती है हीरे की खाने? कर्नाटक के मैसूर में, राजस्थान के अजमेर में, आंध्र प्रदेश के वाल्टेयर में या फिर मध्य प्रदेश के पन्ना में? हीरे की खाने कहां पाई जाती है? सभी लोग एक बार अपना प्यार बरसा दो, क्लास को लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बताइए हीरे की कहानी कहाँ पाई जाती है। मेरे सभी हीरे विद्यार्थी बताइए
हीरे की खाने कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। तो डी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 26 की ओर। मानव शरीर के पाचन में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर के पाचन की अगर बात करें तो ज्यादातर हिस्सा कहाँ पचता है? पैनक्रियाज में, अमाशय में, बड़ी आंत में या छोटी आंत में? बताओ। मानव शरीर के पाचन में ज्यादातर हिस्सा कहाँ पचता है? पैनक्रियाज, अमाशय, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जानते हैं छोटी आंत इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुन लेना भाई। छोटी आंत में छोटी आंत में मानव शरीर का ज्यादा हिस्सा जो पाचन कार्य करता है, सबसे ज्यादा पाचन आपका छोटी आंत में होता है। आइए सवाल नंबर 27 की ओर। एक ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर अगर चले तो वायु के जो कण होंगे उनकी चाल की दिशा क्या होगी? बताइए। एक ध्वनि तरंग पूरब से पश्चिम की ओर यदि चलती है तो वायु के कणों की चाल की दिशा क्या होगी? पूरब से पश्चिम, ऊपर एवं नीचे, यानी ऊपर नीचे, अप डाउन, उत्तर दक्षिण या इनमें से कोई नहीं? बताइए वायु के कणों की चाल क्या होगी अगर ध्वनि तरंग पूरब से पश्चिम की ओर चलती है तो? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिजिक्स का आसान सा सवाल है। बताइए जल्दी से। तो चलिए, इस सवाल का करेक्ट आंसर पूर्व पश्चिमी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी तो वायु के कणों की दिशा भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आ जाओ भाई, 28वां सवाल देखता हूं कितने लोग जानते हैं। भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? 1982, 1984, 1986 या फिर 1989? बताइए किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई है? 82, 84, 86 या फिर 89? बताइए जल्दी से। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो याद रखना बच्चे। क्या याद रखोगे? बी ऑप्शन याद रखना। 1984 में हुई थी। यानी कि जिसने भी बताया बिल्कुल सही बता रहे हो तुम मेरे बच्चों। ऐसी मेहनत करते रहिए। 1984, 28वें सवाल का दूसरा ऑप्शन सही है। आइए सवाल नंबर 29। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? बताइए। जो गाड़ियों की बैटरी होती है उनमें किसका इस्तेमाल होता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? बताइए। आज हमारा 49वां टेस्ट है, कल 50वां होने जा रहा है। सभी विद्यार्थी कल जरूर शामिल हो टेस्ट में। कल आपका ऐसे ही लाइव टेस्ट होगा जीके का। तो याद रखिएगा, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एक बार आप अब मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताएंगे, क्या होता है? कौन बताएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? कौन सा मेरा बच्चा बताएगा? बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? तो याद रखिएगा, H2SO4 होता है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सवाल नंबर 30। कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? बताइए। कौन सी जलधारा इनमें से गर्म जलधारा है? अलास्का, कैलिफोर्निया, फोकलैंड या फिर लेब्राडोर? कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? अलास्का, कैलिफोर्निया, फोकलैंड या लेब्राडोर?
आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बताइए जल्दी से, कौन सी जलधारा गर्म है? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, ये जो अलास्का की जलधारा है ना, ये गर्म जलधारा है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर। आइए सवाल नंबर 31 की ओर। 31वां सवाल क्या कहता है, देखिए। देखिए बच्चा, विक्रमांक देवचरित पुस्तक का नाम है। विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्हण, पन्ना, पंपा या फिर रन्ना? बताइए जल्दी से, विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम फिर से मैं बता रहा हूं, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। जिसने ए बताया बिल्कुल सही है, बिल्हन। क्या हो जाता है? बिलन हो जाता है। सवाल नंबर 32, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ऐसे ही सवाल पूछेगा तुमसे, जल्दी से बता दो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1935, 31, 29 या 32? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही सही अपना जवाब कमेंट करिए। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर बी ऑप्शन है, 1931 में हुआ। जिसने भी बताया बिल्कुल सही है, 1931, 1931। आइए सवाल नंबर 33 की ओर। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? प्लेटो, जॉन लोक, रूसो या ऑस्टिन? बताइए जल्दी से, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर रूसो हो जाता है। रूसो ने राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था, रूसो ने। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सवाल नंबर 34 की ओर आइए। राज्यसभा के लिए नामित की गई पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? पहली महिला फिल्म अभिनेता अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा की सदस्य बनी, नामित हुई? नरगिस दत्त, मधुबाला, मीना कुमारी या शबाना आजमी? कौन सी पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामित की गई? सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे, कोई भी गलत जवाब नहीं देगा। तो बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर ए हो जाता है, नरगिस दत्त। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 35 की ओर। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? असवान बांध की अगर बात करें तो बताइए, ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? अमेजन, नील, मिसिसिपी या वोल्गा? बताइए, असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? अमेजन, नील, मिसिसिपी या फिर वोल्गा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है नील नदी पर। असवान बांध नील नदी पर बनाया गया। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, नील नदी पर बनाया गया। हमारे झंडे में, सवाल नंबर 36 कहता है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? जो हमारे झंडे में 24 तीलियों का चक्र है, उसका कलर बताना है। उस झंडे में, हमारे भारतीय तिरंगे में जो बीचों बीच चक्र बना हुआ है, उस चक्र का कलर क्या है? पीला, काला, नीला, हरा? पीला, काला, नीला या फिर हरा? बताइए। ये आज हमारा जीके का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 49 है, जो रोज रात 8:30 बजे होता है। आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो हमारे झंडे के बीच में जो धर्म चक्र बना होता है, उसका कलर होता है नीला। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 37 की ओर।
शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कौन उसको कंट्रोल में करता है, ना बढ़ने देता ना घटने देता? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड या एड्रिनल? पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? बताइए कौन सी ग्रंथि है? चलिए, तो हमारे शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि बिल्कुल नियंत्रित रखती है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 38, भारत विद्युत का निर्यात करता है। किस देश को भारत बिजली बेचता है? बताइए, भारत किस देश को बिजली का निर्यात करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान? बताइए जल्दी से। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान को या भूटान को? तो बिल्कुल बांग्लादेश को। ए ऑप्शन बताने वाले सभी ने सही जवाब दिया। भारत विद्युत का निर्यात बांग्लादेश को करता है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। 39वां सवाल कहता है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, प्लीहा को, अग्नाशय को? बताइए जल्दी से, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। केवल एक क्वेश्चन आपके टेस्ट का आज का बचा है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और शेयर कर देना। आज के टेस्ट को जरूर जरूर शेयर कर देना सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी बच्चे शेयर करेंगे। तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे। और आइए आज का सवाल नंबर 40, सत्यव्रत का ध्यान किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी से, सत्यव्रत का ध्यान किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? बताओ, सत्यव्रत का ध्यान किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी? सत्यव्रत का ध्यान किस खेल से संबंधित है? आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर जरूर बताकर जाना। नीचे कमेंट में जरूर बताना आज का टेस्ट कैसा लगा। और इस सवाल का सही जवाब हो जाता है कुश्ती। सत्यव्रत का ध्यान कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। तो आज का टेस्ट में आपके कितने नंबर आए जरूर बताइएगा। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलना। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आप हैं रेनबो गुरु के साथ, करो तैयारी जीत की। मिलते हैं कल रात 8:30 बजे।